नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मैनेजमेंट टॉक में। यहाँ पे हम डिफरेंट मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, कंपनी के ओवरव्यू को जानते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जानते हैं। आज हम जुड़ चुके हैं न्यूजन फिनटेक के सीईओ और एमडी तशविंदर सिंह जी के साथ, जहाँ पे हम जानेंगे न्यूजन फिनटेक के बारे में, कंपनी के जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो क्या है, आने वाले टाइम पे किस तरीके के प्लान्स हैं, कंपनी किस चीज को एम कर रही है, पूरा ब्रॉडर वे में जानकारी लेंगे न्यूजन के बारे में। मिलवाते हैं कंपनी के सीईओ और एमडी से, उसके बाद शुरुआत करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, धन्यवाद टू हैव मी ओवर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, जब भी हम मार्केट में आते हैं, मार्केट में बात करते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि हम शेयर तो खरीद लेते हैं, उसमें पैसा भी लगाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में हमें नहीं पता होता। शेयर की बात करने से पहले हम न्यूजन के बारे में जानना चाहेंगे, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और एक कंप्लीट ब्रीफ ओवरव्यू। सो न्यूगन फिनटेक लिमिटेड एक नई जनरेशन कंपनी है। यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो एमएसएमई जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो हम लोग वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी और हमारा मिशन है कि जो एमएसएमईज हैं उनके लिए जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल रिलेटेड हो, व्हिच मींस लेंडिंग सेक्टर, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, जहाँ से वो और एफिशिएंसी दिखा सकते हैं और उनको हम आमदनी बढ़ाने के तरीके बता सकते हैं, ऐसे बिजनेसेस हम कर सकते हैं। तो हम लोग की दो मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम है। एक हमारी स्ट्रीम ऑफ इनकम है कि हम लोग बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो आप गांव में देखते हैं, इतने सारे किराना स्टोर्स हैं, राइट। इंडिया में आप गिनती निकालें तो करीब 60 मिलियन 63 मिलियन के ऊपर किराना स्टोर हैं और करीब 800 मिलियन से ज्यादा लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है। तब उनको अगर आप बैंकिंग मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो उनको एक्सेस देना बहुत जरूरी है फॉर बैंकिंग। तो हमारी कंपनी का मिशन ये है कि हर किराना स्टोर को हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाए, जिससे वो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, उनके जो आसपास लोग रहते हैं, वो उस किराना स्टोर में जाके सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आप ये एक एम्पावरमेंट कर रहे हैं। न्यूगन का मतलब वैसे संस्कृत में होता है एम्पावरमेंट। सो हम लोग एम्पावर कर रहे हैं फॉर पीपल हु आर इन रूरल इंडिया, इन अर्बन इंडिया, जिनके पास बैंकिंग एक्सेस नहीं है या है भी तो वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इश्यूज। वो किराना स्टोर की सारी बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। वो अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, जो भी आप बैंक में जाके करते हैं आप कर सकते हैं। तो ये मिशन हमारी कंपनी का ये है कि जैसे आप ज्यादातर लोगों को बैंकिंग के मेन स्ट्रीम में लाएंगे, वैसे वैसे ज्यादा पैसा बैंकों में सेव होगा, बैंकों के कासा बैलेंसेस बढ़ेंगे। और हम लोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड, हम लोग बैंक नहीं है, हम लोग वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत मिले कि वो आराम से अपनी बैंकिंग सर्विसेज कर सके। अब ये आप अर्बन इंडिया में देखेंगे तो काफी कुछ बैंकिंग का डिजिटल हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है, मोबाइल फोन पे लोग काम करते हैं। रूरल इंडिया में कैपिटल नेक्स्ट है, आगे जाके रूरल इंडिया में भी डिजिटल बैंकिंग विल बिकम कॉमन, बट द मिडिल पाथ फॉर गेटिंग टू डिजिटल बैंकिंग इज टू गेट थ्रू इंटरमीडिएटरीज लाइक किराना स्टोर्स। तो जो आरबीआई ने भी जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क चालू किया था, जहाँ से वो बैंकिंग को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, हम उन्हीं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू we are making them ready to also do transactions from their network rather than किसी का अकाउंट खोला जाए, because that was what the banking correspondents were started for। ये हमारा मिशन है। और दूसरा हमारा जो प्लान है और जो हम करते हैं, हमारी we are an NBFC, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है, तो हम उन्हीं रिटेलर्स को, उन्हीं किराना स्टोर को आता है ट्रांजैक्शन का, हम उनको लेंड भी करते हैं। तो हम लेंडिंग भी करते हैं उनके साथ। तो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम है और दूसरा टेक्नोलॉजी का एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम है हमारा, नॉन बैंक फाइनेंस। राइट, ठीक है। तो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है बेसिकली, हम सीधे सीधे भाषा में से बोले तो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन हम बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जो सबके लिए एक फीजिबल प्लेटफॉर्म हो और जो चीजें आज अर्बन एरियाज में आ गई है वो रूरल एरियाज तक भी बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके और वो काफी ज्यादा फीजिबल हो जाए चीजें। और सब मार्केट में इस तरीके की काफी सारी कंपनीज आती हैं जो ये चैलेंज करती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट न्यूजन उन कंपनी से अपने आप को किस तरीके से अपार्ट करता है, क्या यूनिक क्वालिटीज है इसके अंदर? पहली बात तो ये है कि हम प्लेटफॉर्म बनाना नहीं चाह रहे, प्लेटफॉर्म बन चुका है, लाइव हो चुका है। तकरीबन महीने के हिसाब से हम लोग करीब 4000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में एग्जीक्यूट होते हैं। सो 4000 करोड़ महीने के आप लगाइए तो करीब 40 से 50 हजार करोड़ साल का
उतना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हमारे सिस्टम के थ्रू ऑलरेडी जा रहा है, राइट? सो दिस इज नॉट अ न्यू प्लेटफॉर्म, दिस इज इन एग्जिस्टेंस। पिछले 4 साल से हम लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं और पूरा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है। अगर आप देखें इंडिया स्टैक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जहां पे एमपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द मेन क्लियरिंग हाउस फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस, हम लोग उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, हम लोग बैंकों के साथ इंटीग्रेटेड हैं और हम अब पूरा ये नेटवर्क प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 1 मिलियन रिटेल आउटलेट से ज्यादा लोग हमारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म काफी हद तक बन चुका है, बढ़ चुका है, यूज केस एस्टैब्लिश हो चुके हैं और अभी हम एक्सपेंशन मोड में हैं, right? We are trying to expand and get to as many people as we can, as many retail stores as we can, and that is the mission of our company. तो अगर आप देखिए हमारी रेवेन्यूज, जैसी हमारी रेवेन्यूज ग्रो कर रही हैं एज अ कंपनी, आपने शेयर बाजार की बात करी, हम लोग लिस्टेड हैं, तो कस्टमर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या जानना चाहेंगे? वो जानना चाहेंगे कि कंपनी रेवेन्यू कितना बनाती है, प्रॉफिट कितना बनाती है, आगे कितना बना पाएगी और जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आगे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सो वो जरूरी है कि आगे क्या लग रहा है आपको, राइट? दैट इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक आपने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बना लिया, टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो हमने कर ली, अब वो एक्सपैंड भी कर लिया है। मैंने कहा जैसे 1 मिलियन रिटेल आउटलेट यूज कर रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। सो क्वेश्चन ये है कि 1 से 2 मिलियन कितना टाइम लगेगा, 2 से 4 मिलियन कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हर नया कस्टमर जो यूज करता है हमारे वॉल्यूम बढ़ते हैं और हमारा रेवेन्यू मॉडल ये है कि हर जो ट्रांजैक्शन हमारे थ्रू जाती है उसमें से एक छोटा सा कुछ पैसे हमारे बन जाते हैं, हम लोग कुछ उसमें से रेवेन्यू बना रहे हैं। तो हर ट्रांजैक्शन यूनिट इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। एवरी बिजनेस शुड बी इवैल्यूएटिंग what is the unit economics of every transaction that goes through your system. So we are positive unit economics on every transaction that goes through, and because of which as we keep scaling up, एक और कॉन्सेप्ट होता है फिनटेक में ऑपरेटिंग लेवरेज का, कि आपके एज योर बिजनेस ग्रोज आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और एक्सपेंस तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो एक्सपेंस की ग्रोथ काफी कम होगी कंपेयर टू द रेवेन्यू ग्रोथ, और इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी आप दिखा पाएंगे। तो हमने 3 प्लान बनाया था, हमने कहा था 2023 would be year of build for us, जहाँ पे हमने कहा था कि हम बैठ के जो हमको बिल्ड करना है हमारा प्लेटफॉर्म वो हम बिल्ड करेंगे, तो बैठ के पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक कंप्लीट करेंगे, जो हमने कंप्लीट किया। 2024 हमारा ईयर ऑफ स्केल था, जहाँ पे हमने हर टाइप के कस्टमर्स को एक्वायर किया है, और तभी मैं कह रहा था आपको कि अब हम 4000 करोड़ हर महीने का वॉल्यूम कर रहे हैं, ये 4000 10,000 करोड़ हो जाएगा कुछ महीनों में, तो स्केल अब आना शुरू हो गया है। और FY25 में हमने कहा था कि हम करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे और करीब 40 से 50 से 60 करोड़ तक का EBITDA बनाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट है हमारा FY25 का। सो एक 4-5 साल पुरानी कंपनी फिनटेक में जो 4-5 साल में प्रॉफिट दिखा पाए, ऐसे ज्यादा लोग हैं नहीं मार्केट में। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, ये जो बिजनेस मॉडल जनरेट किया है, जो हमने बिजनेस मॉडल के लिए जो टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट करी है, और ये सब होमग्रोन टेक्नोलॉजी है, हमने खुद बनाई है, हमारी खुद की टीम के साथ बनाई है होमग्रोन टेक्नोलॉजी। इट हैज सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज, और FY25 विल बी द फर्स्ट ईयर कि वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। राइट, तो फाइनेंशियल के लिए जो टारगेट सेट किया गया था, इस जो टाइम ड्यूरेशन आपने बताया वो काफी ज्यादा अपीलिंग है, काफी ज्यादा ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा इस चीज का यूज किया जा रहा है, और जितने नंबर्स आपने बताए वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है। सर, जैसे कि अभी आपने बात करी थी कि लेंडिंग की, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं तो क्या चीजें चेक करी जाती है क्लाइंट्स की, किस तरीके से उनको लेंडिंग प्रोसेस किया जाता है आगे? हम लोग एक अलग टाइप की एनबीएफसी है, हमारी कोई ब्रांचेस नहीं है, हम लोग एक डिजिटल लेंडिंग एनबीएफसी हैं, राइट। हम लोग ने अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रखने के लिए हमने शुरू से ही प्लान किया था कि कई डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, हर एनबीएफसी अपना अलग मॉडल फॉलो करता है। हमारा मॉडल है डिजिटल लेंडिंग का, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ डील करते हैं, हम कंज्यूमर लेंडिंग नहीं करते हैं, वी आर इन व्हाट आई कॉल इन्वेस्टमेंट लेंडिंग, व्हिच मींस अगर किसी छोटी कंपनी को पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो उस टाइप का लोन हम करते हैं। हम कंजम्पशन फाइनेंसिंग नहीं करते हैं एज अ बिजनेस मॉडल, राइट। तो हम पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा हम लोग नहीं करते हैं, वो हमारा मॉडल नहीं है। अब जब आप एमएसएमई देखते हैं, छोटा बिजनेस है, उसको पैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो जो बेसिक डेटा होता है, उसका जीएसटी रिटर्न कैसा चल रहा है, उसका नॉर्मल केवाईसी में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डिटेल्स देते हैं, उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके जो बैंक अकाउंट्स में कितने क्रेडिट्स आ रहे हैं, उसका अगर सिबिल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है तो क्रेडिट स्कोर देखते हैं, ये सारा डेटा देखते हैं, बट ये सब डिजिटली देखा जाता है।
ये आपको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है और इसमें करीब लग जाएंगे सब डेटा देखने के लिए, ये सब काम कुछ ही मिनटों घंटों में हो जाता है और सब डिजिटली अरेंज होता है ताकि डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली कि इसको पैसा देना है कि नहीं देना है। किसी कस्टमर को आपको अगर पैसा देना है, कस्टमर इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड करता है, डिजिटली इंजन के थ्रू ये डिसीजन दिया जाता है कि इस कस्टमर को पैसा कितना दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी सब डिजिटली होती है। सो पूरा जर्नी हमने डिजिटल बनाया हुआ है। सो वी आर अ ट्रू डिजिटल कंपनी। मुझे तो मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो आपको देखेंगे कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मुझे पेपर से तो घिन आती है। मैं लोगों को बोलता है पेपर की जरूरत क्या है हमको, हमें ऑफिस में कोई पेपर नहीं होना चाहिए, सब हमको डिजिटली काम करना चाहिए और एफिशिएंटली काम करना चाहिए ताकि हमारा कॉस्ट कम रहे और हम जल्दी दे पाए कस्टमर को, राइट? दोनों जरूरी है, ये नहीं कि आप सिर्फ अपना कॉस्ट देख रहे हैं, आप देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे आप बढ़ा सकते हैं। सो लेंडिंग में हम लोगों ने इन चीजों में फोकस करके अपना कॉस्ट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन कम रखा है। हमने अपना पूरा जर्नी जो है डिजिटल रखा है, क्लाइंट एक्सेस भी हमारा पूरा डिजिटल थ्रू होता है और पार्टनरशिप्स हैं हमारी, अलग लोग हैं जैसे अलग कस्टमर्स हैं जिनका नेटवर्क बना पड़ा है, वो अपने नेटवर्क में लेंड करना चाहते हैं। बाकी फिनटेक्स हैं जिन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, वो अपने नेटवर्क में अगर लेंडिंग करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको डिजिटल लेंडिंग का सोल्यूशन चाहिए। बाकी फिनटेक्स को झील होती है थोड़ा मैनुअल काम करने से, तो उनको सबको डिजिटल सोल्यूशन चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हम लेंडिंग एज सर्विस भी करते हैं, हम बैंकिंग एज अ सर्विस भी करते हैं, हम लेंडिंग भी करते हैं, एंड एवरीथिंग इज पावर्ड विद टेक्नोलॉजी। Right, and that's a true example of safe paper, safe trees as well. Yes, absolutely. Save paper, save trees, because अब अगर कॉस्ट अपना कम रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, राइट, कस्टमर के लिए, बिकॉज आप कंपेटिटिव मार्केट में हैं। आप लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर ऑल ऑपरेटिंग इन अ कंपेटिटिव मार्केट, राइट? कंपेटिटिव मार्केट में आप अगर मैं अपना पेट काट के लोगों को कम पैसे पे पैसा दूं तो कोई फायदा नहीं है, वो सपोर्ट नहीं, वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो मुझे अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कम रखना है ताकि मैं एक बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को दे पाऊं व्हिच इज आल्सो सुपीरियर इन सर्विस एंड यू नो व्हाट द कस्टमर नीड्स, और मैं उसको वाजिब दाम पे दे पाऊं। देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी सस्टेनेबल प्रोपोजिशन, एंड only technology is a solution by which you can actively keep reducing your cost structure. So with the help of technology advancement आप अपना cost cutting भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक बढ़िया प्रोडक्ट भी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपका भी बेनिफिट हो और साथ ही साथ कस्टमर को भी एक अच्छी चीज प्रोवाइड हो सके। सर जब भी टेक्नोलॉजी की बात, मैं आपको एग्जांपल देने वाला था, टेक्नोलॉजी की आपने बात करी। अब हम लोग we are probably one of the first few companies जो artificial intelligence technology यूज कर रहे हैं for helping with the entire KYC data। जो कस्टमर्स का पैन कार्ड होता है, स्कैन कार्ड होता है, उसकी आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसको स्कैन करना पड़ता है। क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? स्कैन करके उसको डेटा को रीड करके उस डेटा को ऑटोमेटिकली जीएसटी डेटाबेस से चेक करके उसका इंफॉर्मेशन लेके आधार कार्ड से सिविल डेटा पुल करके ये सब डिजिटली हम कर पाते हैं, और वी आर यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी which is again homegrown technology for doing this. So हम लोग हर चीज में अगर मुझे 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 10 रुपए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं लोगों में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि 4 लोग और लगा दूंगा या एक ब्रांच खोल दूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे आज 10 रुपए शायद लग जाए, लेकिन हमारे को पिछले 10 साल के लिए हमको जरूरत ना पड़े कभी किसी को और को लेने की, राइट? So technology is a very big driver for us. हर चीज में हम इसी तरीके से सोचते हैं कि इस प्रोसेस को हम कैसे ऑटोमेट कर पाए। So basically you're looking for the sustainability like as well as the technology, with the help of technology for the sustainable future. ठीक है सर, राइट? बताइए। यस, अब टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, डेटा इतना सारा हमारे पास आ गया है, आपने जैसे बताया कि इतने टाइम से काम कर, इतना डेटा, उस डेटा की सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करी जाती है? सो बहुत जरूरी है। डेटा कस्टमर डेटा है पहली बात, सो कस्टमर डेटा को तो आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। उसके भी कई तरीके हैं, कौन से आप डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अपने सिक्योरिटी आपने क्या लगाए हुए हैं, राइट? हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं शायद इंडिया में कम लोग यूज करते हैं। देयर इज अ कंपनी इन अमेरिका कॉल्ड कॉकरोच डेटाबेस। वी आर यूजिंग दैट कंपनी, देयर प्रोडक्ट व्हिच इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, but again it provides us with multiple access and provides us with other security features. So हम लोग काफी focus है हमारा on data security because there is client data which is sitting with us. Of course RBI has been very clear on what data a NBFC can keep and not keep. For example आधार कार्ड, हम लोग आधार कार्ड स्टोर नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स आप स्टोर कर सकते हैं, पूरा नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं। So there are regulations. I think the regulator, हमारे regulator has been quite forward looking in terms of making sure that things like data security, customer
security is all at high end, at top priority for customers, right? KYC हो गया जैसे, all these things are extremely important. So इन चीजों पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, काफी टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करी है, टेक्नोलॉजी पे काफी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं ताकि हम we are able to meet all the requirements of the regulator की जो requirements है वो हमको meet करनी है, और उस तरीके से हम कर रहे हैं. एंड बाकी दूसरा जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो इंफॉर्मेशन है, जो आके जैसे कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर आता है किराना स्टोर में और कुछ अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाता है, तो अपना वो आधार कार्ड का डेटा दे रहा है, राइट, और अपने बैंक अकाउंट का डेटा दे रहा है, वो डेटा हम स्टोर नहीं करते. हमारे यहाँ पे कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस. तो वो डेटा बैंक के पास जाता है, वो बैंक का डेटा है, बैंक के पास रहेगा, बैंक हैज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इट. हमारे यहाँ पे वो डेटा हम स्टोर नहीं करते हैं. सो हमने वो बेसिकली सोल्यूशन ऐसा बनाया हुआ है कि ओनली द मिनिमल डेटा इज स्टोर्ड बाय अस, राइट, एंड अदरवाइज कई जगहों पे हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है सोल्यूशन की, वो बैंकों के प्रेमिसेस पे होती है. तो ऑन प्रेम कहते हैं जिसको, ऑन प्रेम इंस्टॉलेशन कहते हैं. फिर द सिक्योरिटी फीचर्स आर ऑल एज पर व्हाट द बैंक्स आर यूजिंग एज देयर सिक्योरिटी फीचर. तो बैंक आपको मालूम ही है, बैंक में सिक्योरिटी फीचर्स का काफी ज्यादा फोकस रहता है. तो वी आर एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, ठीक है. तो रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है, डेटा सिक्योरिटी किस तरीके से होती है, और कितना मिनिमल डेटा आपका वहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो सारी की सारी जानकारी ले ली है. सर, जैसे कि आपने एक वो वाला ट्रेंड भी देखा है जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट नहीं था, और आज का ट्रेंड भी आप फॉलो कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने फ्यूचर को हम सस्टेनेबल बना सके. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फिनटेक में एक हमें कहीं ना कहीं पीछे लेके आती है? क्या चैलेंजेस है ऐसे जो हमें इस टाइम पे, क्या ट्रेंड्स है जो देखने को मिल रहे हैं? देखिए, फिनटेक जब शुरू हुआ था, जब से पिछले 10-12 साल से फिनटेक का काफी बोलचाल चला है, लोगों ने बात करी है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. और फिनटेक जब शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसरप्शन, कि एक तरीका है जिस तरीके से फाइनेंस इज डिलीवर्ड इन द कंट्री, उसको डिसरप्ट करके इज देयर अ वे टू मेक मनी, राइट. और जो डिसरप्शन हुई, कई कंपनीज ने कोशिश करी टू मेक प्रोसेस बेटर, और उस टाइम पे रेगुलेशंस भी इतने क्लियर नहीं थे फिनटेक के लिए, क्योंकि बैंकिंग के लिए रेगुलेशंस तो हमेशा क्लियर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनी बीच में आ गई, स्टार्टेड वर्किंग इन फिनटेक, तो धीरे धीरे रेगुलेटर हैज आल्सो गिवन क्लैरिटी ऑन रेगुलेशन, राइट. आज की डेट में अगर आप देखिए, रेगुलेटर ने पीपीआई लाइसेंस बना दिया है, पीएपीजी व्हिच इज पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस बना दिया है, एनबीएफसी लाइसेंस तो हमेशा ही था. तो काफी कुछ क्लियर हो गया है. द रोड मैप इज बिकम वेरी क्लियर कि अगर आपको ऑपरेट करना है इंडिया में इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, या तो आपको कुछ लाइसेंसेस चाहिए, और लाइसेंसेस अगर नहीं चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स रेगुलेटर ने बना दिए हैं जिससे बड़ा क्लियर हो गया है. 10 साल पहले ये नहीं था. तो कई सारी जो बिजनेसेस आई थी, उनका काफी स्ट्रगल हुआ था. जब हर बार कोई नई रेगुलेशन आती थी, उनका सडनली बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस ऐसे बनाया हुआ था, क्योंकि अगर रेगुलेशन ही नहीं है तो मतलब फ्री स्पेस है ना, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो धीरे धीरे जैसे रेगुलेशंस आई, तो कुछ लोगों को मेरे ख्याल से नुकसान हुआ. आज की डेट में मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी आ गई है रेगुलेशंस की. So that is good, and मेरे ख्याल से regulator also came up with this clarity because fintech का acceptance बहुत हुआ है मार्केट में. आप अगर देखें, जितनी आप MSME, पर्सनल लोन लेंडिंग या पेमेंट गेटवेज आप देख लीजिए, पेमेंट ट्रांजैक्शंस, एक तो गवर्नमेंट ने पुश किया है यूपीआई और बाकी अदर पेमेंट मैकेनिज्म, उसके सामने बाकी फिनटेक्स ने भी उस रोड मैप को लेके उसके ऊपर और इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट्स बनाए हैं. सो काफी फ्यूचर को बिलोंग्स टू फिनटेक. आई एम वेरी क्लियर that every bank has to eventually become a fintech, right? Every fintech does not need to become a bank, but every bank has to think about technology to deliver their products to the customers. So future अगर आप देखें 15-20 साल पहले, मेरे ख्याल से every bank will basically be a technology company. It should be like that, right? उसी तरीके से आप डेटा सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपके जो सिस्टम प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी ऑन टाइम, रियल टाइम हो जाएगा, कस्टमर सर्विस विल बी एक्सेप्शनल, राइट? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे यू कैन डू दिस. मुझे तो अभी भी लगता है कि हम लोग अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, राइट, लंदन, यूके, वहां देखें, वहां पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल बैंक्स आ गया है. डिजिटल बैंक का मतलब ये है कि किसी बैंक को ब्रांच की जरूरत ही नहीं है. इंडिया में अभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है. डिजिटल बैंक एज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. वी हैव रेगुलर बैंक्स, एवरी बैंक गेट्स अ लाइसेंस. फ्यूचरिस्टिकली में आप देखेंगे तो डिजिटल बैंकिंग विल बिकम द वे, आई मीन डिजिटल बैंक्स will become the way forward, where somebody can have a bank license without having the need to have any physical presence. Why do you need to have physical presence? You need to have digital presence. Customers can access you digitally. क्यों कस्टमर को जरूरत है किसी बैंक में ब्रांच में आने की? कभी भी कस्टमर को कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे बैंक में जाके ये 4 चीजें करनी है.
अगर आप उसको निकाल देते हैं तो फिर ब्रांच के फिजिकल ब्रांच की जरूरत क्या है? अगर फिजिकल ब्रांच को आप निकाल देते हैं, आप सोचिए आप कितना खर्चा निकाल रहे हैं। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा खर्चा क्या है? आपने फिजिकल ब्रांच लगा दी, आप बॉम्बे में बैठे हैं, आपने नरिमन पॉइंट में ब्रांच लगा दी, बीकेसी में ब्रांच लगा दी, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है ये। ना मार्केटिंग के लिए आप करना चाहें वो ठीक है, लेकिन कस्टमर को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी बैंक में जाने की। क्या जरूरत है कस्टमर को बैंक में, राइट? सो जैसे जैसे ये चेंजेस आते रहेंगे, मेरे ख्याल से फिनटेक विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ ट्राइंग टू इंप्लीमेंट सम ऑफ दीज चेंजेस। सो हमारा तो मंत्र ये है कि डिसरप्शन इज नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। फिनटेक्स should be partnering with banks and other financial institutions to deliver a more proactive and effective solution to the end customer. एंड कस्टमर है, आप अपना एंड कस्टमर है, कोई स्मॉल बिजनेस एंड कस्टमर है, बड़ा बिजनेस एंड कस्टमर है, ये सारे कस्टमर्स हैं। उनको सबसे बढ़िया सोल्यूशन सबसे सस्ते दाम पे प्रोवाइड करना है। उसके लिए आपको कुछ रेगुलेशन की जरूरत है, विच इज बैंकिंग रेगुलेशन, और कुछ आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और कुछ आपको फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है which can reduce your cost and provide better service. So fintech has to think of life that way, right? And I think future मेरे हिसाब से तो बहुत bright है fintech का। I mean I am very positive। हम तो इंडस्ट्री में हैं तो हम तो कहेंगे कि बहुत bright है, but मैं generally मैं बैंक में काम कर चुका हूँ। I spent 18 years in banking before I even thought of doing this. I have spent time in looking at private equity। पर उसके बाद देख के मुझे ये लगा कि इंडिया with 1.4 billion people, अगर आपको in the true sense you want to do financial inclusion, technology is the only way you will be able to get all your 1.4 billion people into the mainstream and really have the country become a developed nation, as you know the government has been articulating that we need to get to a developed nation status. राइट। तो जिस तरीके से आपने सारी की सारी चीजें समझाई है, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी जोग्राफिकल रीच को लेके, लेकिन जब इतना टेक्नोलॉजी का बात हो गया है तो यहाँ पे ये वाला बैरियर भी हट जाता है ब्रांचेस का, कि हमें इस स्टेट में अपना ब्रांच ओपन करना है, ये स्टेट में ब्रांच ओपन करना है, बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स एवरीवेयर। अगर हमें ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो बैरियर है, वो यहीं से एक पार्ट हमारा ऑलरेडी कट आउट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द जोग्राफिकल रीच, बाकी के क्या किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान है नियोजन के? See, नियोजन के एक्सपेंशन प्लान, दरअसल नियोजन वाज स्टार्टेड, हमने जो ये मैंने आपको जो बैंकिंग एज अ सर्विस बिजनेस की बात करी, राइट, दैट वी डिड बाय एक्वायरिंग अ कंपनी कॉल्ड iServYou टेक्नोलॉजीज। भुवनेश्वर में एक कंपनी है iServYou टेक्नोलॉजीज, हमने उस कंपनी को 2020 में एक्वायर किया था। उसके थ्रू हमारे को उसकी टेक्नोलॉजी मिली और फिर वो टेक्नोलॉजी को हमने काफी स्केल किया है, which is why we are in this state, as I told you about the 4,000 crore per month kind of volume, right? So मुझे ये लगता है कि आज की डेट में बहुत अच्छे और उज्ज्वल लोग हैं जो फिनटेक इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कैपिटल की कमी तो है। I mean that is a given, right? India is a deeply capital starved economy. So we are finding that there is a lot of opportunity for us to acquire businesses which are which have created good technology, good product capability. वैसे अगर businesses हमको मिले तो I think we are very acquisitive in our approach. मैंने अभी आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, हम लोग ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वी आर वर्किंग ऑन ट्राइंग टू एक्वायर अ कंपनी व्हिच इज गोइंग टू गिव अस फुल एआई टूल किट, बिकॉज वी वांट टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? हम सबसे आगे रहना चाहते हैं यूजिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी टूल्स। तो हमने वो कंपनी, अभी वो एक्विजिशन की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है वो एक्विजिशन, पर हमने अनाउंस किया था कि हमने नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन कर ली है उस कंपनी के साथ। सो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में देखूं, जैसे जैसे फंडिंग विंटर चल रहा है, जो छोटे अच्छे बिजनेसेस हैं उनको एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और क्या है ना कि लाइफ इज टू शॉर्ट, तो व्हाई बिल्ड एवरीथिंग इफ यू कैन बाय? So our approach is always going to be that we will keep evaluating what are the other businesses that are available for us to buy, which are good, what I call bolt-on acquisition. ऐसा नहीं है कि हम कुछ रैंडम खरीद लेंगे जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे बिजनेस के साथ, पर हमारे बिजनेस के साथ और हमारा अप्रोच ये है कि हमने एमएसएमई को सेंटर में रखा हुआ है। एमएसएमई हमारा कस्टमर है। अब एमएसएमई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको कोई भी सोल्यूशन अगर मिलता है, या तो हम खुद डेवलप करें या मार्केट से उठा लें, खरीद लें, राइट, एंड बिल्ड दैट कंपनी। सो हमने उस तरीके से अपना सोल्यूशन निकाला है कि कस्टमर को हम सेंटर में रखेंगे और कस्टमर के आसपास जो भी सोल्यूशन है, जैसे कल कोई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन की जरूरत पड़ गई, एमएसएमई कहीं से तो अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, क्या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, इज देयर अ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन यू कैन प्रोवाइड ऑन दैट? तो फाइनेंसिंग की हमने सोल्यूशन तो भी सॉल्व कर ली है, प्रोक्योरमेंट की हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, हमने उस बात पे फोकस नहीं किया है। बाकी उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए, इफ दे वांट टू गेट डिजिटल, इज देयर अ वे वी कैन हेल्प देम गेट डिजिटल? हाउ कैन वी हेल्प द एमएसएमई बिकम मोर एफिशिएंट, राइट? सो हम लोग का थॉट प्रोसेस ऐसा है
और उस केस में अगर हमने 4 सॉल्यूशंस सोच लिए तो ये करना चाहिए एमएसएमई के लिए, अगर हम करें तो अच्छा है। देन वी लुक एट द मार्केट टू सी कि हम बिल्कुल डेवलप करें। अगर कोई कंपनी है जो ये कर रही है एंड वी कैन टाई अप विद देम, या उनके साथ हम या उनको खरीद लें, अगर बिजनेस यू नो एट द राइट प्राइस बन सकता है तो क्यों ना एब्जॉर्ब करें। सो हम लोग एक्विजिटिव रहेंगे अपने अप्रोच में, अपना बिजनेस बिल्ड करते रहेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते रहेंगे, और एट द सेम टाइम मार्केट में देखते रहेंगे कहां पे गुड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, तो हम एक्वायर भी करेंगे। इस तरह से आई थिंक यू विल सी नियोगन विल ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स, दैट इज आवर मिशन। और एक मैं बात कहूंगा कि नियोगन एक बहुत ही यंग कंपनी है। अगर आप देखें, राइट, लिटरली पैंडेमिक के बाद ही ये बिजनेस शुरू हुआ है। पैंडेमिक से पहले तो बहुत छोटा था, मतलब वी रेज कैपिटल पर हमने कुछ किया नहीं था। तो 2021 के बाद हमने शुरू किया है, एंड ऑलरेडी इन 3 years 4 years वी आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ कंपनी व्हिच विल हैव अ टॉप लाइन ऑफ 500 crore, राइट। सो ऐसा स्केल सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है आपको, राइट। सो दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। राइट। तो सबसे पहली चीज आपको रूट्स को ग्रैब करना है जो नियोजन कर रही है। उसके बाद along with hard work you are doing the smart work कि जो हाँ हम डायरेक्टली हमें लंबा रूट नहीं लेना है, हम शॉर्टकट से जो चीज कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें वो शॉर्टकट भी अपनाना चाहिए along with the technology, new advancement in the technology, artificial intelligence and all of them together. We are just putting it in a one place, right? That's right. जी। It's a smart way of doing it ना, मतलब क्यों, मतलब why boil the ocean? You know, my big comment to my people is that why are we boiling the ocean? इतना माथाभेड़ी करने की क्या जरूरत है यार? There are simple ways of doing things. आसान तरीके से काम करो, खुश रहो, घर भी जल्दी जाओ, टाइम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, राइट, और काम भी अच्छा करो। सो सब खुशी रहो। दैट इज आई थिंक द मंत्र ऑफ आवर कंपनी के पीसफुली। और द बिगेस्ट बेनिफिट कंचन जी जो मुझे लगता है कि हम लोग ने ग्राउंड पे कई जिंदगियों को इम्प्रूव किया है। अगर आप इम्पैक्ट की बात करें, क्योंकि गाँव में जाके अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं किसी को, जिस आदमी को 50-60 रुपए बस लेके जाना पड़ता था बैंक में, आज अपने गांव में अपने नेबरहुड किराना स्टोर में जाके अपनी सारी बैंकिंग उसकी तो जिंदगी बदल गई ना, उसकी तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ गया है। सो अगर आप वैसे एग्जांपल्स देखें तो बहुत एग्जांपल्स हैं जिनकी जिंदगी हम लोगों ने थ्रू दिस टेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली। सो एक वो सेटिस्फैक्शन भी होती है बिजनेस की कि यार चलो हमने पैसे तो अपने बना ही रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ कमर्शियल रीजन फॉर अस टू एग्जिस्ट, but we are also able to do it by having a positive impact in the environment that we are operating in, right? So that is, I think, also part of our mission, that we want to create a really top-notch organization which uses technology to deliver solutions and changes lives. And this is what we call the sustainable business. Like we will make you sustainable and you will make us sustainable. So all together we all are sustainable eventually. That is the future. That is the future. ये तो सबको करना चाहिए। राइट। मैं आपको सस्टेनेबल बनाती हूँ, आप मुझे सस्टेनेबल बनाइए। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। थैंक यू सो मच सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली नियोजन के बारे में, काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स पता चले जो शायद से हमें मार्केट में इस तरीके से बैठ के नहीं मिलते हैं, डीप डाइव करने को मिला। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थे सीईओ और एमडी ऑफ नियोजन फिनटेक, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि कंपनी का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके का है, किस तरीके की चीजों का इस टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा सिक्योरिटी के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और काफी सारी चीजें क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंपनी एम कर रही है और अब तक क्या करती आई है, किस तरीके के फिनेंशियल्स देखे गए हैं, सारी की सारी जानकारी ले ली है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली विल हेल्प टू गेट यू दोज आंसर्स। हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।